88 वर्षीय हरिकिशन वर्मा और उनकी 50 वर्षीय बेटी राजबाला की हत्या 28 जनवरी को उनके घर में हुई। हरिकिशन के बेटे अजीत और विजय से संपत्ति को लेकर विवाद चल रहा था, जबकि उनका छोटा बेटा अरविंद रोजाना उनकी देखभाल करता था। जब अरविंद सुबह घर पहुंचा तो उसने अपनी बहन और पिता को मृत पाया। पुलिस को जब मामले की जानकारी मिली तो शक अजीत और विजय पर गया। हालांकि उन्होंने हत्या की बात से इनकार किया और आरोप अरविंद पर लगाया, लेकिन सीसीटीवी फुटेज में अजीत, विजय और उनके भतीजे विकास का संदिग्ध तरीके से घर से बाहर निकलना सामने आया। फुटेज के आधार पर पुलिस ने जांच तेज की और मामले ने यह शक मजबूत किया कि यह हत्याएं संपत्ति के विवाद के चलते की गईं। पूछताछ के लिए पुलिस विजय के बेटे विकास को थाने ले आई। विकास को अलग ले जाकर जब उससे इस दोहरे हत्याकांड के बारे में सख्ती से पूछताछ की गई तो उसने सारी सच्चाई पुलिस को बता दी। उसने बताया कि उसी ने अपने पिता और चाचा के साथ मिलकर दादा और बुआ की हत्या की थी। बेटों द्वारा बाप और बहन के कत्ल की बात सुनकर पुलिस हैरान रह गई, क्योंकि एक बाप ने जिस तरह जी जान लगाकर अपने बेटों की परवरिश की थी, किसी लायक बनाया था, वही बेटे उनकी जान ले लेंगे, ऐसा किसी ने सोचा भी नहीं था। खैर, केस खुल चुका था। अजीत और विजय, जो अब तक पिता और बहन की हत्या पर घड़ियाली आंसू बहा रहे थे और खुद को बेकसूर बता रहे थे, उनकी हकीकत सामने आ चुकी थी। पुलिस ने उन दोनों के सामने विकास से पूछताछ की। उसने उनके सामने भी हत्या का खुलासा कर दिया। अब विजय और अजीत कैसे हत्या से मना कर सकते थे, लिहाजा उन्होंने भी स्वीकार कर लिया कि इस डबल मर्डर को उन्होंने ही अंजाम दिया था। उन्होंने बताया कि पिता और बहन ने उनके सामने ऐसे हालात खड़े कर दिए थे कि उनकी हत्या करने के अलावा उनके पास कोई दूसरा उपाय नहीं था। विकास, विजय और अजीत से पूछताछ के बाद हरिकिशन और उनकी बेटी राजबाला की हत्या की जो कहानी सामने आई वह इस प्रकार थी। हरिकिशन वर्मा मूल रूप से हरियाणा के जिला झज्जर के रहने वाले थे। सन 1950 के आसपास नौकरी की तलाश में वह दिल्ली आए तो सन 1953 में दिल्ली के एक सरकारी प्राइमरी स्कूल में उनकी नौकरी लग गई। इसके बाद वह अपनी पत्नी लक्ष्मी देवी को भी दिल्ली ले आए। हरिकिशन की ड्यूटी गुलाबी बाग के स्कूल में थी, इसलिए उन्होंने वहीं नीमड़ी गांव में किराए का कमरा ले लिया। हंसी खुशी के साथ उनका समय बीत रहा था। वह एक एक कर 4 बेटों आजाद, अजीत, विजय, अरविंद और 4 बेटियों सावित्री, सरला, राजबाला और चंद्रकला के पिता बने। हरिकिशन के पिता हरलाल गांव में रहते थे। वह हरिकिशन के लिए अनाज वगैरह भेजते रहते थे। घर से सहयोग मिलने की वजह से हरिकिशन को किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होती थी। उसी दौरान उनके पिता ने नीमड़ी गांव में उनके लिए 100 वर्ग गज का एक प्लॉट खरीद दिया था। वह प्लॉट गांव की मुख्य सड़क के किनारे था। हरिकिशन उसी प्लॉट में घर बनवाकर रहने लगे। उन्होंने अपने सभी बच्चों को पढ़ाया लिखाया। बच्चे जैसे जैसे जवान होते गए वह उनकी शादियां करते गए। बड़े बेटे आजाद की युवावस्था में ही मौत हो गई थी। उसके बाद उनके 3 बेटे रह गए थे। हरिकिशन ने उत्तरी पश्चिमी दिल्ली के सरस्वती विहार में एक 3 मंजिला मकान बनाकर एक एक फ्लोर अपने तीनों बेटों को रहने के लिए दे दिया था, जिसमें वे अपने अपने परिवारों के साथ रहते थे। उनका नीमड़ी गांव में जो मकान था उसमें अजीत और विजय ने अलग अलग 2 दुकानें बना ली थीं, जिनमें वे सोने चांदी की ज्वेलरी का धंधा करते थे। हर मां बाप के लिए उस समय एक बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है जब उनकी बेटी शादीशुदा होने के बावजूद अपने मायके में आकर रहने लगती है। राजबाला की यही समस्या थी, जिसकी वजह से हरिकिशन काफी परेशान रहते थे। हरिकिशन सन 1988 में नौकरी से रिटायर हो चुके थे। दरअसल उन्होंने राजबाला की शादी फरीदाबाद में कर दी थी। शादी के बाद हर औरत की ख्वाहिश मां बनने की होती है। शादी के कई सालों बाद भी जब वह मां नहीं बनी तो वह मानसिक तनाव में रहने लगी, क्योंकि ससुराल में सभी उसे ताने देने लगे थे। हालात यहां तक पहुंच गए कि पति ने उसे तलाक दे दिया। तलाक के बाद राजबाला पिता के पास आ गई। जवान बेटी किस तरह अपनी जिंदगी काटेगी, इस बात की चिंता हरिकिशन और उनकी पत्नी लक्ष्मी देवी को परेशान करती थी। दोनों एक बार बेटी का घर फिर से बसाने की कोशिश की और दिल्ली में ही एक आदमी से उसकी शादी कर दी। बेटी का घर फिर से बस गया तो वे निश्चिंत हो गए। सभी बच्चे अपनी अपनी घर गृहस्थी में खुश थे, इसलिए उन्हें किसी भी तरह की कोई चिंता नहीं थी। लेकिन उनकी यह निश्चिंतता ज्यादा दिनों तक कायम नहीं रह सकी। बेटी राजबाला की उन्होंने जो दूसरी शादी की थी, उससे भी उसकी जिंदगी में खुशहाली नहीं आ सकी। वजह वही रही कि यहां भी राजबाला की कोख सूनी रही।
वह मां नहीं बनी तो उसकी गृहस्थी में फिर से जहर घुलना शुरू हो गया। ससुराल के और लोगों की बात तो दूर, पति भी बात बात पर ताने देने लगा। रोज रोज की बेइज्जती से राजबाला ऊब गई तो एक दिन ससुराल से मायके आ गई। ये सन 2003 की बात है। इसके बाद वह न ससुराल गई और न ही उसका पति उसे बुलाने आया। राजबाला ने इसे नियति का खेल मानते हुए हालातों से समझौता कर लिया और पिता के साथ ही रहने लगी। लक्ष्मी देवी राजबाला की बहुत चिंता करती थीं। इसी चिंता की वजह से वह बीमार रहने लगी और एक दिन चल बसी। हरिकिशन वर्मा ने तीनों बेटों को सरस्वती विहार में एक एक फ्लैट दे रखा था। उन्हें अब बेटी राजबाला की चिंता थी। उनके न रहने पर बेटे राजबाला की देखभाल करेंगे या नहीं, इस बात पर उन्हें संशय था। इसलिए वह नीमड़ी गांव वाला मकान राजबाला को देना चाहते थे, जिससे भविष्य में उसे किसी का मोहताज न रहना पड़े। नीमड़ी वाले मकान में 2 दुकानों और उनके पीछे वाले 2 कमरों पर विजय और अजीत का कब्जा था। मकान मुख्य बाजार में था, इससे काफी महंगा था। अजीत और विजय को जब पता चला कि उसके पिता यह मकान राजबाला के नाम करना चाहते हैं तो उन्होंने पिता से इस बात का विरोध किया। हरिकिशन जिद्दी स्वभाव के थे ही। उन्होंने साफ कह दिया कि यह मकान उनका है, इसलिए वह इसे किसे देते हैं यह उनकी मर्जी। पिता के इस 2 टूक जवाब से दोनों भाइयों को लगा कि अगर उन्होंने मकान दूसरे के नाम कर दिया तो उनके हाथ से दुकानें निकल जाएंगी, तब वे सड़क पर आ जाएंगे। उन्होंने पिता की बात का जमकर विरोध किया और यहां तक कह दिया कि वे किसी भी हालत में यह घर किसी दूसरे के नाम नहीं करने देंगे। इसी बात को लेकर बाप बेटों के बीच आए दिन झगड़ा होने लगा। इस झगड़े से परिवार 2 हिस्सों में बंट गया। एक तरफ अजीत और विजय थे तो दूसरी तरफ हरिकिशन, उनकी बेटी राजबाला और बेटा अरविंद। दोनों ही अपनी अपनी जिद पर अड़े थे। हरिकिशन ने भी ठान लिया था कि जो औलाद उनकी बात नहीं मान रही उसे वह अपनी जायदाद से फूटी कौड़ी नहीं देंगे। उन्होंने दोनों बेटों से अपनी दुकानें खाली करने को कह दिया, लेकिन वे दुकानें खाली करने को तैयार नहीं थे। तब हरिकिशन ने दिल्ली उच्च न्यायालय की शरण ली। अजीत और विजय ने न्यायालय में अपना पक्ष रखते हुए कहा कि चूंकि वे हरिकिशन वर्मा की जायज औलादें हैं, इसलिए इस पैतृक संपत्ति पर उनका भी अधिकार है। जबकि हरिकिशन कहा था कि यह संपत्ति पैतृक नहीं है, इसे उन्होंने खुद खरीदी है, इसलिए इस संपत्ति पर वे अपना अधिकार नहीं जता सकते। अदालत ने फैसला सुनाया कि जिन दुकानों का अजीत और विजय उपयोग कर रहे हैं, हर महीने वे 1,500 रुपए किराए के रूप में हरिकिशन को दें। यह बात करीब 9 साल पहले की है। इसी आदेश पर दोनों भाई पिता को निर्धारित धनराशि देते रहे। विजय और अजीत ने अपनी दुकानों के पीछे बने कमरों में चांदी के सिक्के बनाने की मशीनें लगवा ली थीं। बड़े ज्वेलर्स के ऑर्डर पर वे चांदी के सिक्के बनाकर पहुंचाते थे। इससे उनकी आमदनी बढ़ गई थी। राजबाला और हरिकिशन दुकानों को खाली कराने के उपाय खोजते रहते थे, इसलिए दोनों भाई दुकानों के शटर में ताले हमेशा अंदर से लगाते थे। अंदर से ताले लगाकर वे पीछे की गैलरी से होते हुए घर के मुख्य दरवाजे से निकलते थे। उसी समय राजबाला या हरिकिशन उनसे किसी न किसी बात पर झगड़ा कर बैठते थे, जिसकी शिकायत पुलिस कंट्रोल रूम के 100 नंबर पर होती थी। तब पुलिस मौके पर पहुंचकर दोनों पक्षों को समझा बुझाकर शांत कराती थी। जैसे जैसे हरिकिशन की उम्र बढ़ती जा रही थी और वह बीमार भी रहने लगे थे, इसलिए उनका छोटा बेटा अरविंद उनकी देखभाल के लिए रोज सुबह उनके पास आ जाता था। दिन भर उनके पास रहता और शाम को सरस्वती विहार स्थित अपने घर चला जाता था। उसका रोज का यही क्रम था। दिवाली या अन्य मौकों पर अजीत और विजय के पास चांदी के सिक्के बनाने के बड़े ऑर्डर आते थे, जिन्हें पूरा करने के लिए वे रात दिन काम करते थे। इनके काम को प्रभावित करने के लिए राजबाला 100 नंबर पर फोन करके शिकायत कर देती थी कि उसके भाई सिक्के बनाने में तेजाब का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी स्मेल से उसके बूढ़े पिता को सांस लेने में परेशानी होती है। इस शिकायत पर पुलिस आकर उनका काम रुकवा देती थी। काम रुकने पर विजय और अजीत का नुकसान होता। इस तरह के फोन राजबाला अक्सर करती रहती थी। आए दिन के इस तरह के झगड़े से दोनों भाई परेशान रहते थे। एक दिन विजय के हाथ पिता के इसी मकान की एक पर्ची हाथ लग गई। वह पर्ची गांव वजीरपुर के प्रधान द्वारा लिखी गई थी। हरिकिशन को भी प्लॉट की इसी तरह की पर्ची कटी थी। वह पर्ची हरिकिशन के पिता हरलाल के नाम थी, लेकिन हरिकिशन ने उस पर्ची पर कटिंग करके अपना नाम लिख दिया था। विजय को इस पर्ची से लगा कि नीमड़ी गांव वाला प्लॉट उसके दादा हरलाल ने खरीदा था, यानी जिस प्लॉट को हरिकिशन अपने द्वारा खरीदा बता रहे थे वह उनके दादा का खरीदा था।
जबकि दादा की संपत्ति परिवार के लोगों की मर्जी के बिना किसी और को नहीं दी जा सकती थी। उसी पर्ची के आधार पर विजय ने 30 हजारी न्यायालय में इस्तगासा दाखिल कर प्लॉट की। उस पर्ची पर कटिंग कर धोखाधड़ी करने वाले पिता हरिकिशन और भाई अरविंद के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराने की अपील की थी। तब तत्कालीन महानगर दंडाधिकारी ज्योति कलेर के आदेश पर उस पर्ची की फोरेंसिक जांच हुई तो यह बात सिद्ध हो गई कि पर्ची पर कटिंग करके हरिकिशन का नाम बाद में लिखा गया था। इसके बाद कोर्ट के आदेश पर हरिकिशन और उनके छोटे बेटे अरविंद के खिलाफ सराय रोहिल्ला थाने में भादंवी की धारा 420, 467, 468 और 120 बी के तहत रिपोर्ट दर्ज हो गई थी। इस केस में हरिकिशन की गिरफ्तारी हुई तो अरविंद ने अपनी अग्रिम जमानत ले ली थी। कोर्ट में केस चलने के बावजूद इन लोगों के बीच चल रहा झगड़ा बंद नहीं हुआ। छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करके पुलिस को फोन करना आए दिन की बात थी। इसीलिए थाने का हर पुलिसकर्मी इन्हें अच्छी तरह से जानता था। झगड़े से विजय और अजीत का धंधा चौपट हो रहा था। उन पर लोगों का कर्ज भी हो गया था। शाम दोनों भाई इसी समस्या पर विचार कर रहे थे, तभी विजय का बेटा विकास आ गया। अपने पिता और चाचा की हालत देखकर वह भी परेशान हो गया। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि इस समस्या का समाधान कैसे निकला जाए। अचानक विकास तैश में आ गया। उसने कहा कि क्यों न इस समस्या की जड़ हरिकिशन और राजबाला को ही खत्म कर दिया जाए। उपाय अच्छा था। विजय और अजीत विकास की बात पर सहमत हो गए, लेकिन समस्या यह थी कि यह सब किया कैसे जाए। विकास ने कहा, यह बहुत आसान है। दादा और बुआ को गला दबाकर मार देते हैं, उसके बाद हम लोग निकल चलते हैं। यहां अरविंद चाचा भी आते हैं, वह दिन भर इनके पास रहते हैं। पुलिस जब पूछताछ करेगी तो हम अरविंद का नाम ले लेंगे। इस तरह एक तीर से दो शिकार हो जाएंगे। लालच में आकर तीनों ने हरिकिशन और उसकी बेटी राजबाला की हत्या करने की पूरी योजना बना डाली। शाम 7 बजे के बाद जब अरविंद वहां से चला गया तो 8 बजे के करीब उन्होंने अपनी दुकानों के शटर गिराकर अंदर से ताले बंद किए। इसके बाद वे तीनों गैलरी से होते हुए उन कमरों की तरफ गए जहां हरिकिशन और राजबाला रहते थे। राजबाला उस समय कमरे में बैठी टीवी देख रही थी। विजय उसके कमरे में इस तरह घुसा कि राजबाला को उसके आने की भनक तक नहीं लगी। विजय ने उसके पास पहुंचकर पहले एक हाथ से मुंह दबोचा और दूसरे हाथ से उसका गला दबाने लगा। राजबाला मजबूत जिस्म की थी। उसने खुद को छुड़ाने की कोशिश की। किसी तरह उसने खुद छुड़ा भी लिया। वह कमरे से निकलकर बाहर के दरवाजे की ओर भागी तो विजय ने उसे पकड़कर गिरा दिया और दोनों हाथों से गला घोंट दिया। अजीत और विकास उस कमरे में गए जिसमें हरिकिशन सोते थे। हरिकिशन उस समय रजाई ओढ़े सो रहे थे। आते ही विकास ने हरिकिशन का मुंह वहां पड़ी धोती से दबाया तो हरिकिशन जाग गए। उन्होंने अपना बचाव करते हुए विकास को गाल पर एक चांटा मारा तो विकास की पकड़ ढीली पड़ गई। तभी अजीत ने विकास को हटाकर खुद पिता का मुंह और नाक हाथ से दबा दिया। हरिकिशन तड़पने लगे तो विकास ने उनके पैर दबोच लिए। कुछ देर में उनका शरीर ढीला पड़ गया तो उन्होंने उनकी लाश रजाई में लपेट दी। उन्हें उम्मीद थी कि मकान के मुकदमे से जुड़े कागजात घर में रखी सेफ में रखे होंगे, इसलिए वे चाबी तलाशने लगे। राजबाला के कमरे में उन्हें एक बैग मिला जिसमें उन्हें अलमारी की चाबी मिल गई। वह चाबी विजय ने अपने पास रख ली। दोनों हत्याएं करने के बाद पहले विकास निकला। वह घबराया हुआ इधर उधर यह देख रहा था कि उसे घर से निकलते कोई देख तो नहीं रहा। इसके कुछ देर बाद सिर पर हेलमेट लगाकर विजय और अजीत निकले जाते समय वे दरवाजे को भिड़ा गए थे। तीनों ने यही सोचा था कि घर से निकलते हुए उन्हें किसी ने नहीं देखा, लेकिन उनके घर के सामने ज्वेलर्स की दुकान के बाहर उच्च क्वालिटी के लगे सीसीटीवी कैमरे ने देख लिया था। यह शायद उन्हें पता नहीं चला। विकास मेट्रो से तो विजय और अजीत अपनी एक्टिवा से सरस्वती विहार स्थित अपने फ्लैटों पर चले गए थे। तीनों यही सोच रहे थे कि उन पर किसी को शक नहीं होगा, लेकिन उनकी हकीकत कैमरे से सामने आ गई थी। पुलिस ने विजय, अजीत और विकास से पूछताछ कर उन्हें 30 हजारी न्यायालय में महानगर दंडाधिकारी अजय कुमार मलिक के समक्ष पेश कर 2 दिनों के पुलिस रिमांड पर लिया। पुलिस ने सेफ की चाबी व अन्य सबूत इकट्ठे कर उन्हें फिर से उन्हीं की अदालत में पेश किया, जहां से सभी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।